हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 18 से लेकर 24 अगस्त तक आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपने अपनी पुरानी वाली शीट को कंप्लीट कर लिया होगा और उसके साथ जो जो स्टैटिक होगा वो भी आपने ऐड कर लिया होगा। ठीक है, चलिए तो आप सबको बताएं, जैसे कि सबसे पहले आपके पास क्या रहते हैं, प्रीवियस वीक के क्वेश्चंस रहते हैं। ये आपने यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं और इनके आंसर्स अपने पास टेक कर लेंगे और यूट्यूब पे भी आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं। और आज हम पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू करेंगे जो किसके साथ डील करता है, अपॉइंटमेंट और पर्सन इन न्यूज के बारे में बात करना शुरू करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेक्शन और पहले सेक्शन के साथ जो जो स्टैटिक ऐड होगा उसके बारे में भी बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके पास है कि आरबीआई, अब गौर करना, आरबीआई जब जब आएगा आरबीआई के साथ भी फैक्ट जोड़ेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मैंने आपको कई बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है। ठीक है, आज हम फिर से इसके बारे में बात करेंगे और क्लियर करेंगे। आइए बात करते हैं। देखिए, कहता है जो आरबीआई है, आरबीआई का एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी एक मीटिंग हुई और वो मीटिंग कौन सी थी, 618 मीटिंग चल रही थी और कहां पर हो रही थी, लखनऊ। और लखनऊ कहां पर आता है, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की राजधानी आती है लखनऊ। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, तो आप याद रखेंगे लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा कहां पर हुई है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई और वहीं पर अप्रूव किया गया नॉमिनेशन ऑफ इंद्रानिल, क्या नाम है इनका, तो आप याद रखेंगे इंद्रानिल भट्टाचार्य। ये क्या बने हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई एज सम एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये अभी तक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और अब क्या बन गए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के क्या बन गए हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर बन चुके हैं। ठीक है, कहता है इस मीटिंग को याद रखना, जब भी आरबीआई से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है उसे कौन हेड करता है, तो आप याद रखेंगे आरबीआई के गवर्नर। और आरबीआई के गवर्नर की जब भी हम बात करेंगे, अभी हम शुरू से इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगला कहता है इंद्रानिल भट्टाचार्य किसको सक्सीड कर रहे हैं, राजीव रंजन को, जो कि अब कहां पर शिफ्ट हो चुके हैं, टू द लीड टू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। ठीक है, चलिए कहता है, अब ध्यान देना, ये तो हो गई न्यूज आपके पास कि इंद्रानिल किसके अंदर अपॉइंट हुए हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर यहां पर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं और समझते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक स्टैट्यूटरी कमेटी है। मैंने आपको कई बार बोला है, स्टैट्यूटरी कमेटीज वो कमेटीज होती हैं जो पार्लियामेंट के एक्ट से पास करके क्या करी जाती हैं, बनाई जाती हैं, जो पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट से पास करके बनाई जाती हैं। तो गौर करो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 और याद रखना है अमेंडेड इन, इसी के साथ लिख लेना, अमेंडेड इन 2016। तो मतलब मैंने आपको क्लासेस में भी, जिन जिन क्लासेस में मैं अभी करा रही हूं, तो वहां मैंने कभी आपको आरबीआई के बारे में बताया होगा। तो आरबीआई कब, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बना था, तो आप याद रखेंगे 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी। ये क्लियर हो गया आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। कहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग। अब एक्चुअली में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है, तो आप हमेशा याद रखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन काम है किसको कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और क्या लिखा है इसके साथ साथ का, सेटिंग बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। ठीक है, आपको याद होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा कई बारी, रेपो रेट, अगर आपको याद होगा तो रेपो रेट आप सबको पता है कौन सा रेट होता है, तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंक्स को क्या देता है, पैसा देता है। जब आरबीआई बैंक को पैसा देता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, हम यहाँ पर रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, कहता है स्ट्रक्चर कितना होता है, मतलब अगर हम समझते हैं, अब समझो पहले और इसके साथ समझते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, जो मॉनेटरी अपने पास कौन सी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। अब इसको एमपीसी लिख देते हैं, काफी रहेगा। एमपीसी की जब हम बात करते हैं तो एमपीसी का टोटल कंपोजिशन कितने लोगों का होता है, तो आप याद रखेंगे 6 लोगों का। और 6 में से अगर हम बात करें 3 कहां से आते हैं, तो 3 याद रखना है आपने, कहां से आते हैं, आरबीआई से।
और जो बचे 3 वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या आते हैं, नॉमिनेट होकर आते हैं। ठीक है, तो 3 कहां से आते हैं, आरबीआई से, और बाकी 3 कहां से आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। और ये जो होते हैं बेटा, मतलब इनको आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले होते हैं, इनको कई बारी एक्सटर्नल मेंबर्स भी कहा जाता है। क्या कह देते हैं इनको, एक्सटर्नल मेंबर्स कहते हैं, याद रखना। और एक्सटर्नल मेंबर्स का टेन्योर आपके पास होता है 4 इयर्स का। कितना टेन्योर होता है इनका, तो आप याद रखेंगे 4 सालों का इनका टेन्योर आपको देखने को यहां पर मिलता है। क्लियर हो गया। तो ये पहले आपने यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को साल में कितनी बार मिलना होता है, तो आप याद रखेंगे लगभग 4 बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यहां पर मीटिंग करनी होती है। ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। तो एक साल में कितनी बार मिलना होता है, 4 बार, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया अब आपको। अब गौर करो, ये जो कौन अपॉइंट हुए हैं, इंद्रानिल भट्टाचार्य जो अपॉइंट हुए हैं, वो किस में गए होंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गए या आरबीआई वाले में गए हैं, तो आप याद रखेंगे जो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर जो 3 मेंबर आरबीआई से आते हैं, उसके अंदर ये अपॉइंट किए गए हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं, और हाँ, अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अक्टूबर के आसपास मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में एक बंदा ऐड हो चुका है जिसका नाम क्या होगा, इंद्रानिल भट्टाचार्य। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आरबीआई न्यूज में था, तो आरबीआई के साथ और फैक्ट देख लेते हैं और क्या क्या चीजें जुड़ सकती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, आरबीआई के बारे में। ठीक है, आप सबको पता होगा और क्लासेस में भी मैंने आपको कई बार कराया। ठीक है, 1926 हिल्टन यंग भी लिखते हैं उनको, और यंग हिल्टन भी लिखा जाता है। तो आप याद रखेंगे हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि इंडिया में क्या होना चाहिए, इंडिया में भी एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो याद रखेंगे सेंट्रल बैंक का कंसेप्ट सबसे पहले कहां से आया था, हिल्टन यंग कमीशन। और कब की बात है ये, 1926 की बात है। 1934 आप याद रखेंगे, 1934 आरबीआई एक्ट को क्या किया गया था, पास किया गया था, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट को पास किया गया। उसके अलावा 1 अप्रैल 1935 को, ध्यान देंगे, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को क्या कर दिया गया, एस्टैब्लिश कर दिया गया। ये भी क्लियर हो गया। 1937 ध्यान देंगे, 1937 हेडक्वार्टर वॉज शिफ्टेड, हेडक्वार्टर्स को क्या कर दिया गया, शिफ्टेड कर दिया गया। कहां से कहां, तो आप याद रखेंगे कैलकाटा से कहां पर ला दिया गया था, मुंबई। कैलकाटा से कहां पर आ गया था, मुंबई महाराष्ट्र। और आज भी हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा 1949 का वो दौर है जब आरबीआई को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज्ड कर दिया गया। ठीक है, क्यों, अंग्रेज हमें छोड़कर अभी अभी गए ही थे। 49 चल रहा है, 47 में तो वो गए हैं यहां से ना, तो हमने क्या करना था, बहुत सारी चीजों का केंद्रीकरण कह सकते हैं, नेशनलाइज इनको यहां पर करना था। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन हुए, तो आप याद रखेंगे फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो आपने याद रखना है सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। क्या नाम था इनका, सर ऑसबॉर्न स्मिथ निकल कर आता है। और सर ऑसबॉर्न स्मिथ का टाइम पीरियड है 1935 से लेकर 1937 तक। ठीक है, ये आपने यहां पर क्लियर रखना है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट आरबीआई इंडियन गवर्नर, तो इंडियन गवर्नर में आंसर चेंज हो जाएगा और आंसर आएगा सीडी देशमुख। क्या नाम आएगा इनका, सीडी देशमुख। ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। और इनका टाइम पीरियड है 1943 से लेकर 49 तक का, और 43 से 49 के बीच में भारत आजाद यहां पर हो चुका था, याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन कई बार बता चुकी हूं, ऐसे प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, तो नाम क्या निकल कर आएगा आपके पास, नाम आएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, याद रखना है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब भी आप बात करेंगे तो 1982 से लेकर 85 तक वो किसके गवर्नर रहे हैं, आरबीआई के क्या रहे हैं बच्चे, गवर्नर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके साथ यहां पर जोड़ सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया।
और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कंसेप्ट कब आया है? 2016 में। ठीक है, याद रखना है। साल में कितनी बार मिलती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? 4 बार। और मेन काम क्या है? मेन काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ज्यादा फोकस करना। किसकी तरफ फोकस करना? इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ज्यादा फोकस करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अगले वाले पे आते हैं। अगला कहता है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या नाम है इस बॉडी का? तो आप याद रखेंगे पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। ध्यान देते हैं, जो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है इसका एक गोल है, इसका एक गोल है, या फिर ऐसा कह लो भारत सरकार का एक गोल है और वो इसके साथ यहां पर जुड़ता है। पहले इस पीसीआई के बारे में पढ़ते हैं, फिर न्यूज पे आते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्या लिखा है यहां पर, पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है, कहता है पीसीआई इज अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग। तो पीसीआई क्या है? एक बॉडी है जो किसको रिप्रेजेंट करती है? नॉन बैंकिंग कंपनीज को इन इंडियाज डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। और ये कब, ये किसके अंडर बनी थी? तो आप याद रखेंगे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो आपने याद रखना है इसका एक्चुअली में गोल है बेटा, इसका एक्चुअली में गोल है हमारे पास कैश से किस तरफ जाना? कैश से कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ना है। रिपीट कर रही हूं, ठीक है, किस तरफ बढ़ना है? कैश से कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ना है। और किसे फेमस करना है? डिजिटलाइजेशन को यहाँ पर क्या करना है? इंक्लूड यहाँ पर, या फिर बढ़ाना है इसको, कैश डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। और साथ ही साथ एक और काम है, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। याद करिए, मैंने आपको कई बार कराया हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है बैंकिंग सिस्टम से हर लोगों को, जो भी चाहे गरीब अमीर कोई भी है, उसको क्या करना? बैंकिंग सिस्टम के साथ क्या करना है? कनेक्ट करना है। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। किसके अंडर काम कर रही होगी? तो आरबीआई। वैसे तो किसके अंडर बनी हुई है? इसके अंदर, पर ये सब किसके अंदर चला जाता है? पेमेंट वगैरह डिजिटलाइजेशन आरबीआई के अंदर। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और याद रखो जब हम डिजिटल पेमेंट बोल रहे हैं तो इसी के साथ हमारे पास आ रहा है यूपीआई। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, जिसको हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यहां पर कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। और यूपीआई का कंसेप्ट इंडिया में कब आया था? ये भी 2016 का कंसेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अगला कहता है हेडक्वार्टर कहां पर है इसके? मुंबई, महाराष्ट्र में। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 2013 में। अब आइए न्यूज पे और न्यूज को समझते हैं। कहता है जो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है इसने अप्रूव कर दिया है किसको? रीअपॉइंटमेंट। तो ध्यान रखना, कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं है, रीअपॉइंटमेंट है। विश्वास पटेल, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड एज चेयरपर्सन फॉर 2025 से लेके 2027 तक। ठीक है, अगला एक और नाम है एमएन श्रीनिवासु, और उसके बाद है नालिन बंसल। ये भी क्या अपॉइंट हुए? यहाँ पे को पर्सन्स यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं इसके साथ का और उसे यहां पर जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए वो क्वेश्चन ये कहता है अगर यूपीआई आया ही है, जिसका फुल फॉर्म क्या आता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई करंटली कहाँ किन किन देशों में चल रहा है? तो आप क्वेश्चन जोड़ेंगे और ध्यान रखेंगे इसके साथ का। ठीक है, ध्यान रखना है कितनी कंट्रीज में चल रहा है, तो आप गौर करेंगे कितनी कंट्रीज में चल रहा है? 7 कंट्रीज में ये एट प्रेजेंट चल रहा है। वो 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? उसमें पहला नाम आप याद रखेंगे भूटान, भूटान के बाद आप याद रखेंगे फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के बाद आप याद रखेंगे सिंगापुर, याद रखना है आपने। सिंगापुर के बाद आप याद रखेंगे श्रीलंका। ठीक है, याद रखना है। उसके अलावा आपके पास आ जाएगा यूएई। कितनी होगी यहाँ पे? 1 2 3 4 5 है ना, यूएई आ गया आपके पास। और इसके अलावा आप याद रखेंगे नेपाल, एक और आपके पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई? तो एक हो गई आपके पास भूटान, भूटान के बाद फ्रांस, और एक रह गई है, एक का नाम है मॉरिशियस। क्या नाम है इसका? मॉरिशियस। ये आप यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, तो याद रखना है आपने कि ये वो 6-7 कंट्रीज हैं, सॉरी, ये जहाँ पर क्या चल रहा है हमारे पास, जहाँ पर हमारा यूपीआई सिस्टम चल रहा है। ठीक है, और एक और बात, यूपीआई सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? तो आप याद रखेंगे नेशनल, ध्यान देंगे, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कौन करता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ
इंडिया इसको क्या करता है, संभालता है। ठीक है, याद रखना है। और एनपीसीआई कब बना था, तो आंसर होगा 2008 में एनपीसीआई हमारे पास बना था। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, चलिए अगले वाले पे। अगला पीसीआई आपके पास हो गया। अगले वाले पे आते हैं। अगला है द प्रेसिडेंट ऑफ बीएफआई। गौर करना, बीएफआई क्या है। बीएफआई है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। एक वर्ल्ड का भी है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ये कब बना था, तो आपने याद रखना है 25 फरवरी 1949 को ये बना था, और इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हमें देखने को मिलते हैं। कहता है अजय सिंह जो कि एमडी हैं किसके, स्पाइस जेट एयरलाइंस के, उनको री इलेक्टेड है, ये भी री इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट, और लगातार कितनी बार, 3 साल, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। कहता है ही सिक्योर्ड, अब कितने वोट लिए, कितने क्या करा, इतना हमारे काम का बिल्कुल नहीं है, याद रखना। पर इलेक्शन हुए कहां पर, गुरुग्राम, और गुरुग्राम कहां पर आ जाता है, हरियाणा में। कहता है प्रमोद कुमार ऑफ यूपी, वो क्या बने हैं यहाँ पे, नए सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जनरल आए प्रमोद कुमार, और उसके अलावा बीएफआई के चेयरपर्सन कौन आते हैं, अजय सिंह। ये आपने यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, और ये एक नेशनल गवर्निंग बॉडी है इंडिया में, जो क्या काम संभालती है, बॉक्सिंग का सारा काम यहां पर संभालती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। आपको पता होगा जहां जहां कभी भी अगर आप कहीं पे खाने पीने जाते हैं, वैसे तो हर जगह नहीं होता, पर कुछ जगहों पे एक सर्टिफिकेट होता है, दैट इज FSSAI। FSSAI, इसको फसाई भी पढ़ लिया जाता है कई बारी, जैसा आप इसको याद रखें। कहता है अपॉइंटमेंट जो कमेटी है कैबिनेट की, जिसको हेड कौन करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने अप्रूव कर दिया है अपॉइंटमेंट किसकी, तो याद रखना आपने रजत पुनहानी की, और ये IAS हैं। अब ये तो चलो इतना याद नहीं रहेगा और याद काम का भी नहीं है, तो याद रखेंगे किसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, सॉरी CEO अपॉइंट हुए हैं किसके, तो आप याद रखेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गौर करोगे तो समझ में आएगा। FSSAI फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड, मतलब एक फूड को जो टैग दिया जाता है कि ये सेफ है या नहीं है, क्या ये हमारी बॉडी से खिलवाड़ करने वाला तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई न्यूट्रिशन कम है इसके अंदर, ये सारा सर्टिफिकेट या स्टैंडर्ड कौन करता है यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे FSSAI करता है। तो कहता है FSSAI एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर बनी थी, तो 2006 के एक्ट के अंदर बनी थी, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर इसको यहाँ पर क्या करता है, मतलब इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यही है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ मिलते हैं, तो आप याद रखेंगे नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब एक बात और याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आप मुझे अभी तो किसके पास है ये वाला, आप मुझे बताएंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको हेल्थ वाला बताया था, अब आप मुझे यहाँ पर बताएं। मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन हुई, तो आप याद रखेंगे राजकुमारी, ध्यान रखना है, राजकुमारी अमृत कौर। कौन आती हैं, राजकुमारी अमृत कौर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ध्यान रखना। राजकुमारी अमृत कौर पहली हेल्थ मिनिस्टर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन, अगला सेक्शन कौन सा आता है, नेशनल। और नेशनल की पहली ही न्यूज़ अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार मार्क कर लो इसको, और इसको अपने पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बना लेंगे आप। ठीक है, पहले इस न्यूज़ का बेसिक समझते हैं, और बेसिक के साथ फिर ये जितने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए। आप सबको पता है इनकम टैक्स क्या होता है, तो जो इनकम के ऊपर जो भी हम कमाते हैं, उस इनकम के ऊपर एक क्या पे करना पड़ता है, एक टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, हम उसको क्या कह देते हैं यहाँ पर, इनकम टैक्स कह देते हैं। अब वो इनकम आपकी सैलरी हो सकती है, किसी बिजनेस से हो सकती है, इस प्रकार को हम यहाँ पर इनकम के रूप में यहाँ पर काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या किया गया है समझते हैं, ये बिल किस चीज से लेकर है और क्या इसमें बातें हो रही हैं समझते हैं। देखो बेटा, एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं, ये जो इनकम टैक्स बिल है, गौर करना, ये जो इनकम टैक्स बिल है, इस इनकम टैक्स बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था कब, 13 फरवरी
2025 को इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था और कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आप याद रखेंगे लोकसभा में। कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, लोकसभा में, याद रखना है आपने। और साथ ही साथ इसमें 31 मेंबर्स की क्या बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी। कितने मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी, तो याद रखना है आपने 31 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी, जिसके हेड आप कह सकते हैं कि कौन थे, तो एमपी हैं बीजेपी के, जिनका नाम क्या आता है, तो आप याद रखेंगे बैजंत जे पांडा। क्या नाम आता है उनका, बैजंत, अब देख लेना बेटा प्रोनाउंसिएशन, बैजंत जय पांडा उनका नाम आता है। और इनको यहाँ पर क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था। क्लियर हो गया, इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। और इस कमेटी का काम था कि जो भी बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिफॉर्म करना है, ठीक है, तो वो यहाँ पर किसका काम था, तो आप याद रखेंगे ये काम किसका था, इस कमेटी का काम था। क्लियर हो गया। अब कहता, और इसी कमेटी का काम था कि अगर बिल में कोई चेंज भी होगा तो वो भी आपने बताना है। ठीक है, ये इस पूरी की पूरी कमेटी का काम था। अब कहता है इस रिपोर्ट, मतलब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट करा। ठीक है, रिपोर्ट को सबमिट कब करा, 21 जुलाई को। कब रिपोर्ट को सबमिट कर दिया, 21 जुलाई 2025 को क्या कर दिया गया, इसको रिपोर्ट को सबमिट किया गया। और इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्या कर लिया बेटा, एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को भी क्या कर लिया बच्चे, एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया। अब समझो कहानी क्या है, अब यहां पर समझते हैं कहानी क्या है। कहानी ये कहती है कि जो हमारा इनकम टैक्स है, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, वो अभी का नहीं है बच्चे, वो 60 साल पुराना है। कितने साल पुराना है, 60 साल पुराना है। और अभी तक हम उसी को रेफर करके चल रहे हैं, मतलब जो अंग्रेज थोड़ा बहुत अंग्रेज बना कर गए हैं, हम उसी वाले को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फॉलो करते आ रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है बेटा, कि जिससे हम डिसाइड करते हैं कि किसको कितना, मतलब किसको कितनी इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगाना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये इनकम टैक्स एक्ट डिसाइड करता है। अब इसे फाइनली क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है और नया एक इनकम टैक्स बिल 2025 को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, और गौर करेंगे बेटा, जो पुराना टैक्स सिस्टम है वो थोड़ा सा आप ऐसा कह सकते हैं रिजिड है, थोड़ा समझने में भी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस पुराने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश यहाँ पे चल रही है, ताकि जो टैक्स पेयर है, मतलब जो टैक्स पे करता है, उसको क्या हो जाए, आसानी हो जाए। और जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनको भी एक इकोसिस्टम मिल जाए पूरा का पूरा, किससे एसोसिएटेड, इस इनकम टैक्स से एसोसिएटेड। ठीक है, अब आप एक बात याद रखेंगे बेटा, एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। वैसे तो वो हमारे इतने काम की नहीं है, क्योंकि हमारा पेपर कोई रिटर्न नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं बेटा इसके बारे में, जो अपने पास ये आता है, जो अपने पास अगर हम बात करते हैं स्लैब्स की, तो इनकम टैक्स की एक अपनी अपनी क्या होती है बच्चा, पूरी की पूरी स्लैब्स होती हैं। स्लैब समझ रहे हैं, स्लैब मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ आपको कि 0 से 4 लाख वाला जो कमा रहा है वो निल, मतलब उसको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो 4 से 8 लाख वाला है वो 5% देगा। और ऐसे करते करते पूरा का पूरा क्या बनता है बच्चे, हमारे पास टैक्स स्लैब पूरा का पूरा बनता है। क्लियर हो गया, क्या बनता है इसके साथ, हमारा यहाँ पर टैक्स स्लैब बनता है। ये आपने क्लियर रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं न्यूज़ पे, और न्यूज़ क्या कह रही है इसके बारे में समझते हैं। तो कहता है 11 अगस्त 2025 को लोकसभा ने अप्रूव कर दिया इनकम टैक्स बिल 2025 को, सेटिंग इन मोशन द मोस्ट स्वीपिंग ओवरहाउल ऑफ इंडियाज डायरेक्ट टैक्स लॉ। और याद रखना है इनकम टैक्स कैसा टैक्स है, तो आप याद रखेंगे डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, याद रखना है इन मोर देन 6 डेकेड्स। ठीक है, जो मैंने 60 साल वाला पॉइंट बोला था वो आ गया। कहता है अगर देखा जाए तो इसको सिंपल फ्रेमवर्क में लाया गया है। मैंने अभी आपको बोला जो पुराना वाला इनकम टैक्स रिजिड है उसको आसान बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अब ये आसान कैसे बन रहा है समझो। एस का मतलब है स्ट्रीमलाइंड। कहता है पहले इसके 800 से ज्यादा सेक्शंस होते थे, अब उनको कितना कर दिया गया, 536 अरेंज कर दिया गया 23 चैप्टर्स में और 16 शेड्यूल्स में। बहुत सिंपल लैंग्वेज रख दी गई है। जो पहली लैंग्वेज कैसी होती थी, लीगलाइज,
बहुत टफ थी, लीगल लैंग्वेज ज़्यादा थी, उसको यहाँ पर कम कर दिया गया है। आई से कहता है इंटीग्रेट कर दिया गया, कंसोलिडेट रिलेटेड रूल्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन एंड स्कैटर्ड क्रॉस रेफरेंसेज इंप्रूव ऑन स्क्रीन फॉर्म डिजाइन फ्रॉम ई फाइलिंग। मतलब सारे कामों को जो बहुत मतलब ऐसे कह लो कि सेक्शंस के अंदर बहुत सारे डिविजन्स थे, उनको भी सब कंसोलिडेट कर दिया गया है और एक ही पैरामीटर के अंदर इनको लाया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला क्या कहता है इसके बाद का समझो। अगला कहता है मिनिमाइज लिटिगेशन, क्लैरिफाई प्रोसीजर है, थ्रेशहोल्ड कंडीशन टू नैरो इंटरप्रिटेशनल गैप दैट कॉमनली लेड टू डिस्प्यूट। तो क्या होता है, किसी चीज को जैसे कोई चीज लिखी है तो उसको समझना जो होता है वो सामने वाले के लिए और हमारे लिए कभी कभार क्या हो जाता है, मिसमैच होता है ना, कभी गड़बड़ हो जाती है पढ़ने में, नैरो सोच हो जाती है, नैरो समझते हैं हम किसी चीज को, तो उसको भी कम कर दिया, मतलब उसको कम करने के लिए सारे लाइनों को क्लैरिफाई यहाँ पर कर दिया गया है। उसके बाद प्रैक्टिकल है, ये याद रखेंगे आप यहाँ पे, अलाइंस कंप्लायंस स्टेप विद रियलिस्टिक टैक्स पेयर कैपेसिटी, और इसके साथ यहाँ पर बात की गई है लर्न और अडेप्ट स्ट्रक्चर द कोड फॉर इंक्रीमेंटल अपडेट सो emerging income streams can be accommodated without disruptive re। तो ये इसके साथ देख लेंगे। अब इतना तो आपको कभी याद भी नहीं रहेगा, इतना काम का भी नहीं है, पर हमें यहाँ से क्या सीखना है, जो अभी हमने यहाँ पर सीखा ये हमारे काम का सबसे इंपॉर्टेंट दिखता है। ठीक, अब आओ और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक, याद करो अभी हम जुलाई का करंट अफेयर पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि 24 जुलाई को क्या मनाया जाता है, इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। क्या मनाते हैं इस दिन हम, तो आप याद रखेंगे इनकम टैक्स डे मनाते हैं। क्लियर हो गया। इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था, तो आप याद रखेंगे 1860 में जेम्स विल्सन था। क्या नाम था इसका, जेम्स विल्सन। ये आपको यहाँ पर याद होगा, मैंने जुलाई वाले करंट अफेयर में करवाया हुआ है आपको। ठीक है, जेम्स विल्सन था। और इस इनकम टैक्स को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, तो आप याद रखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या रिवोल्ट को ही क्या कहा जाता है यहाँ पर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी के बाद किसको बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो आप याद रखेंगे इनकम टैक्स को बनाने की जरूरत यहाँ पर पड़ी थी। ठीक है, तो ये आपने क्लियर रखना है और इसके साथ यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल दिक्कत हुई थी अंग्रेजों को किसके बाद, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, उसको सॉल्व करने की बात की गई है। ठीक है, चलिए अगले वाले पे। अगला कहता है ऑपरेशन महादेव। कुछ याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर, कुछ याद करो क्या नाम था इसका, ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम था। अगर आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर याद है, जब हमने काउंटर करा था किसको, पाकिस्तान की सेना को। और काउंटर क्यों करा था बेटा, जब हमारे पास क्या हुआ था, जब ये पहलगाम वाला अटैक हुआ है उसके बाद का। ठीक है, अब क्या किया गया समझते हैं, अब क्या कहानी हुई पहले समझते हैं। नाम है इसका ऑपरेशन महादेव। क्या नाम है बेटा इसका, ऑपरेशन महादेव। समझते हैं पहले। माना जाता है पहले तो नाम, ये पहला क्वेश्चन ये है कि इसका नाम ऑपरेशन महादेव क्यों है। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, इसका नाम ऑपरेशन महादेव बेटा इसलिए है, माना जाता है कश्मीर की एक, आप ऐसा कह सकते हैं, लोक गाथाएं हैं। ठीक है, पहले ये भी समझो, ये माउंट जबरन रेंज में आता है, जबरन रेंज में आता है। ठीक है, जो रेंज है, श्रेणी होती है, वहां पर ही आपको देखने को मिलता है। ये क्लियर हुआ पहले आपके पास। और इसके अंदर क्या लिखा गया है समझो बच्चे, माना जाता है कि ये कश्मीर की लोक गाथाओं में मेंशन है इस महादेव पहाड़ी के बारे में, कि इसी पहाड़ी से होकर जो अपने पास कौन थे, महादेव थे, वो कहां गए थे, अमरनाथ की गुफाओं में गए थे। क्लियर हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या आता है आपके पास यहाँ पे, ऑपरेशन महादेव आता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड समझते हैं, इसका नाम ऑपरेशन महादेव क्यों दिया गया, क्योंकि उन्हीं पहाड़ियों के पास ये पूरा का पूरा लॉन्च किया गया है। ठीक है, समझते हैं क्या हुआ है, समझते हैं। पहले ये समझो, कहता है ऑपरेशन वाज जॉइंट एफर्ट इन्वॉल्विंग द इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ है और जम्मू कश्मीर की पुलिस थी। ये समझ में आ गया पहले। अगला कहता है क्या था ये, तो पढ़ो जरा सा। ये एक एंटी टेरर ड्राइव इज ऑल्सो लिंक टू ऑनगोइंग एफर्ट्स टू ट्रैक डाउन परपेट्रेटर्स ऑन ऑफ द अप्रैल 22 पहलगाम अटैक विच क्लेम 26 लाइव्स। ठीक है, ये सब आपको पता है पहलगाम में क्या क्या हुआ था। सुनो ध्यान से समझो,
जब से पहलगाम वाला अटैक हुआ है, जब से पहलगाम वाला अटैक हुआ है, तब से हमारी इंडियन आर्मी वहां पर तैनात है, मतलब उस एरिया पे तैनात है और उन टेररिस्ट ग्रुप को क्या करने की कोशिश कर रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है जिन्होंने इस प्रकार का कांड करा था। ठीक है, अब इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें चल भी रही होंगी, मतलब अपना भी सर्वेलेंस चल रहा होगा, ड्रोन चल रहे होंगे। ठीक है, क्या हुआ बेटा कि एक ना चाइनीज, आप ऐसा कह सकते हैं, जो ये टेररिस्ट थे जहां पर ये रुके हुए थे घने जंगलों के बीच में, वहां पर एक चाइनीज अल्ट्रा रेडियो डिवाइस यूज कर रहे थे, जो पहले कुछ दिनों पहले एक्टिव हुई, तब भी इसकी रेंज, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसको क्या किया गया, डिटेक्ट किया गया। और उसके बाद, मतलब ये जुलाई की बात है, मतलब उससे कुछ दिनों पहले फिर ये क्या हुआ, फिर से वो रेंज उठी होगी और तब हमारी मदद मिली किसको, मतलब हमें मदद मिली उस चाइनीज अल्ट्रा कम्युनिकेशन डिवाइस से, ताकि हम किसको डिटेक्ट कर पाएं, इनको डिटेक्ट यहाँ पर कर पाएं। ठीक है, तो आपने सुना होगा एक LET के बारे में, LET, ठीक है, लश्कर ए तैयबा, अगर आपको याद होगा, तो इसी के जो लोग थे जिन्होंने कहां पर अटैक करा था, पहलगाम में, उनको यहां पर कैप्चर कर लिया गया, कैप्चर नहीं, उनको मार दिया गया है, सीधी बात है। ठीक है, क्या कहता है समझो, तो कहता है इंडियन आर्मी ने कोऑर्डिनेशन कराए किसके साथ, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, और एक हाई इंटेंसिटी काउंटर टेररिज्म मिशन था जिसका कोड नेम था ऑपरेशन महादेव। कहां पर हुआ था ये, दारा रीजन, और कौन सा नेशनल पार्क है, तो ध्यान देंगे दच्चीगम माना जाता है। ये जो नेशनल पार्क है ये इतना वास्ट, इतना बड़ा है कि इसका एक हिस्सा नॉर्थ है, एक हिस्सा इसका साउथ है, तो उधर कहीं पे इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। देखो, हमने सुना हुआ है कि चाइनीज डिवाइसेस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, हमें पता है। ठीक है, मुझे लगता है इन टेररिस्ट को नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये पगले क्या कर गए, वहां पर उन पे भरोसा कर गए और फिर ये यहाँ पर पकड़े जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। अगला कौन सा आता है, फेथ अनवेल्ड टूरिज्म विजन। ठीक है, गौर करना क्या नाम है इस करंट अफेयर का, टूरिज्म विजन की ये बात यहाँ पर क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, समझते हैं और क्लियर करते हैं इसके बारे में भी। कहता है जो फेडरेशन, अच्छा पहले फेथ का फुल फॉर्म देखते हैं, क्या फेथ का फुल फॉर्म है, एक फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, इसकी ये एक अपेक्स बॉडी है, किस चीज के लिए, ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, और इसने क्या अनवेल करा है, टूरिज्म विजन। कब का बच्चे, 2047 का। ये एक रोड मैप है, गौर करना, ये एक रोड मैप है। अगर आप इंडिया को क्या करोगे, डेवलप्ड करोगे, तो हर सेक्टर बढ़ाना पड़ेगा ना, अपने आप में हर सेक्टर को नया करना पड़ेगा, तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की गई है। तो एक रोड मैप डिजाइन किया जाएगा ताकि किसको बूस्ट किया जाए, टूरिज्म इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए और उसको $3 ट्रिलियन किया जाए, कब तक, 2047 तक। क्लियर हो गया। कहता है एक फेथ कॉन्क्लेव हुआ है 2025 का, जिसकी थीम रही इंडियन टूरिज्म इनविंसिएबल स्पिरिट इन नई दिल्ली में। इसमें करना क्या है, इस रोड मैप में अट्रैक्ट 100 बिलियन इनबाउंड टूरिस्ट और जनरेट करना है कितना, 20 बिलियन डोमेस्टिक विजिट और 200 मिलियन टूरिज्म रिलेटेड जॉब। और इसके लिए कितना डॉलर यहाँ पे फॉरेक्स अर्निंग करनी है, तो $400। ठीक है, तो याद रखना है टूरिज्म को लेकर यहाँ पर ज्यादा बात की गई है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके साथ अगला, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है बेटा कि टू डबल द टूरिज्म सेक्टर शेयर ऑफ इंडियाज GDP फ्रॉम एग्जिस्टिंग, अभी कितना है 5% से कितना करना है 10% अगले आने वाले 20 सालों में। पोजीशन इंडिया अमंग द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स, इस इंडेक्स में भी हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, और इस इंडेक्स की बात करें तो लास्ट ये कब आया था, 2024 में। जो ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स कौन पेश करता है, तो नाम याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसके इंडेक्स का नाम होता है टूरिज्म और ट्रेवल इंडेक्स, इसको यहां पर कहा जाता है। और इसके अंदर इंडिया का रैंक कितना है, तो आप याद रखेंगे इंडिया का रैंक 39th हमें देखने को मिलता है। कहता है द रोड मैप इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। पहला क्या होगा, पॉलिसीज, जो पुरानी पॉलिसीज है उनमें रिफॉर्म किया जाएगा, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट को अट्रैक्ट करने की बात हो रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाएंगे और सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी हम गौर करेंगे। ठीक है, अब याद रखना है नेशनल टूरिज्म डे, ध्यान से सुनेंगे, नेशनल टूरिज्म डे
नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है कब? तो आपने याद रखना है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो हर साल 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं, ठीक है। और याद रखना है जो 27 सितंबर है उस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे। क्या मनाते हैं इस दिन? हम वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो 25 जनवरी क्या मनाते हैं? नेशनल टूरिज्म। और 27 सितंबर क्या मनाते हैं? हम वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। और क्या रैंक है हमारा टूरिज्म को लेकर? तो आप याद रखेंगे 39th हमारा रैंक देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे अगला आता है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। कुछ याद होगा इसके बारे में आपको, ठीक है। हमने पिछले ही करंट अफेयर में इसको कवर कर लिया है, आप पढ़ लेंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप पूछ लेंगे। पूरा डिटेल में बात करिए मैंने उस दिन भी आपके साथ यहाँ पर, तो ये आप यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला ये सब बता चुकी हूं मैं आपको कि 3.5 करोड़ जॉब्स लेकर आनी है, सब आपको बता दिया है, ठीक है। आइए अब अगले वाले पे बढ़ते हैं। और अगला वाला क्या कहता है समझना इस बात को। कहता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके साथ काम कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने कोलैबोरेट करा है किसके साथ? अमेरिकन सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर। क्या नाम है इसका? स्टारलिंक सैटेलाइट, ठीक है। सुनना ध्यान से और समझना इस करंट अफेयर को। देखो भारत सरकार की ये कोशिश रहती है बेटा, मतलब भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि जब हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, जब हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार की ये ड्यूटी है कि वो इंटरनेट फैसिलिटीज सब तक क्या करे? प्रोवाइड करे, ठीक है। ये उन एरियाज में भी प्रोवाइड करे जहां पर टेरर अच्छा, मतलब जहां पर कह सकते हैं एरिया अच्छा नहीं है। एरिया बोलने का मतलब है पहाड़ ज़्यादा हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी कौन अपनी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करे? भारत सरकार अपनी न्यूज़ को अपनी इंटरनेट फैसिलिटी को वहाँ पर प्रोवाइड करे, ठीक है। अब क्या बात है यहाँ पर, समझो इस बात को। कहता है अगर इसी मतलब अगर हम बात करें स्टारलिंक, इस सैटेलाइट की बात करें, तो इस जो स्टारलिंक है इसको इसी काम के लिए सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है। जहाँ जहाँ सरकार इंटरनेट नहीं प्रोवाइड कर पाती है वहाँ वहाँ पर फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करता है बच्चे? स्टारलिंक वहाँ पर क्या करता है? फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो मतलब जो रूरल एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, जो माउंटेनियस रीजन्स हैं, वहाँ पर क्या किया जाए? वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब ये न्यूज़ क्या है समझो, ये आधार का नाम क्यों आया? तो गौर करते हैं। मतलब स्टारलिंक आधार कार्ड के माध्यम से वेरीफाई कर उन एरियाज में इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी जहां पर कौन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है? जहां पर भारत सरकार इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। इसका मतलब है कि जब हम स्टारलिंक, मतलब अगर मान लो मैं पहाड़ी क्षेत्र में रहती हूँ, मेरे यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि जहां पर भी इंटरनेट सुविधा नहीं है वहां पर हम स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विसेज को खरीद सकते हैं। खरीदने मतलब लेंगे, उसको खरीदेंगे यहाँ पर। और हमारी पहचान, अब कैसे पहचान होगी कि आप वहाँ के हैं या नहीं है? तो वो पहचान कैसे होगी? आधार और ऑथेंटिकेशन के साथ की जाएगी और इससे हमारी मदद होगी और हम इंटरनेट सुविधा को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारी बातें वही लिखी गई हैं जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई हैं, ठीक है। ये आपने क्लियर रखना है। अब यहाँ पर क्या कहता है समझो। कहता है स्टारलिंक वॉज अपॉइंटेड एज अ सब ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी। हाँ, पर इससे एक खतरा है बेटा। वो खतरा ये है कि अगर हम अपनी आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन किसी बाहरी पावर को देंगे तो इससे कल को हमारी प्राइवेसी पे क्या हो जाता है? प्राइवेसी या प्राइवेसी पे ब्रीच देखने को हमें यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया आपके पास। और इसके अलावा आप यहाँ पर याद रखेंगे UIDAI कब बना था? तो आपने याद रखना है 2016 में। 2016 में ये बना था, 12 जुलाई 2016 को बना था, ठीक है। आपको पता है आधार एक 12 डिजिट का यूनिक एक नंबर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और याद रखना UIDAI की बात सबसे पहले, बहुत पहले प्लानिंग कमीशन के द्वारा भी की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला वाला।
अगला क्या कहता है, आते हैं पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अगला आता है न्यू जीएसटी स्लैब प्रपोजल की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। आइए इस पूरे करंट अफेयर को अच्छे से समझना पड़ेगा और इसे क्लियर यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ जगह है तो यहीं पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं क्या करंट अफेयर है अपने पास। एक नया स्लैब बना है, उस स्लैब के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। आइए, आपको पता होगा अभी अभी 79th इंडिपेंडेंस डे हुआ हमारा, और उसमें स्पीच किसने दी थी 79th इंडिपेंडेंस डे में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी थी, और वहीं पर किसके बारे में बात हुई थी? जीएसटी के बारे में वहां पर बात हुई थी, ठीक है। तो गौर करना, जीएसटी का अभी स्लैब क्या है, मतलब 2024 वाला जो स्लैब है वो क्या कहता है, तो गौर करते हैं। पहला है बेटा आपके पास 5% का स्लैब। पहला कौन सा आता है? 5%। अच्छा, एक चीज और, 5% से पहले आप याद रखेंगे एक है 0%, एक कौन सा आता है? 0%। और 0% का जो ये स्लैब है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? वेजिटेबल आ जाएगा, फ्रूट्स आ जाएंगे, ठीक है, या फूड ग्रेन्स, इनके अंदर क्या आता है? इनके ऊपर 0 जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगला आता है 5% का स्लैब आता है। 5% जीएसटी किस किस पर लगेगा? जो एडिबल ऑयल्स होते हैं, एडिबल ऑयल मतलब खाने वाले जो अपने पास तेल होते हैं, फिर जो फुटवियर होते हैं, जो मतलब हम जूते पहनते हैं, अगर वो 1000 के अंदर अंदर है तो उनके ऊपर भी 5% का क्या लगता है? जीएसटी लग जाता है। ये क्लियर हुआ। इसके अलावा अगला वाला आता है 12%। अगला कौन सा आता है आपके पास? 12%। 12% में प्रोसेस्ड फूड आता है। कौन सा होता है प्रोसेस्ड फूड? याद करो, मतलब जो प्रोसेस्ड फूड का मतलब हो गया जो पका हुआ, पका नहीं, जो कच्चा आता है, मतलब पैकिंग पे जो आता है, पैक्ड फूड कहते हैं इसको हम। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन इसके अंदर आ जाएंगे, फ्रूट जूस आ जाएंगे, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? 12% की स्लैब के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद आता है बच्चे 18% का स्लैब। अगला कौन सा आता है? 18%। 18% के अंदर साबुन, टूथपेस्ट, एसी, रेस्टोरेंट जाना, ये सब इसके अंदर यहाँ पर काउंट किया जाता है। और इसके अलावा एक बड़ा है, दैट इज 28। चलो ये तो लग्जरी गुड्स पे लगता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम किस स्लैब में थी? गौर करो, प्रॉब्लम थी 12 से 18% वाले स्लैब के अंदर, ठीक है। इस स्लैब के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। अब क्या किया गया है, समझो इस बात को, मतलब इसी के अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो किसके अंदर आती हैं? 12 से 18 के अंदर आती हैं। तो भाई अगर इतना जीएसटी लगाएंगे तो लोग चीज़ें खरीद थोड़ी पाएंगे। बेशक सरकार के पास पैसा जा रहा है, पर कौन नहीं खरीद पा रहा है? आम बंदा नहीं खरीद पा रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, साबुन वगैरह वगैरह, जो कि बेसिक नीड है, जो तो खरीदनी पड़ेंगी यहाँ पर। तो क्या किया गया, अब समझो। अब क्या किया गया है, यहाँ से समझते हैं और इसे क्लियर करते हैं। अब क्या किया गया बेटा, जो अब मतलब अब जो इतने सारे स्लैब्स हैं, जितने भी सारे स्लैब्स हैं, जिनको हमने क्या क्या बोला, 0%, 5, 12, 18, 28, इनको खत्म करने की बात की जा रही है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो भी आइटम्स 12% स्लैब में आते हैं, कौन से वाले स्लैब में आते हैं? याद करो, 12% पे। इन 12% वालों को कहाँ ले जाया जाएगा? अब इनको ले जाया जाएगा 5% स्लैब में। मतलब 12 में प्रोसेस्ड फूड आता था, पैक्ड फूड, मोबाइल फोन आते थे। अब इनमें कितना परसेंट जीएसटी लगेगा? यहाँ पर 5%। क्लियर हो गया? कहता है इसके बाद, और जो भी अब जो भी आइटम बच गई, मतलब जो 18, अब जो भी इन सब के अलावा 12 के अलावा जो भी बच गई, जो 18 वाली हैं, वो उनको क्या मान लिया जाएगा? उसको अब लाया जाएगा स्टैंडर्ड। 18 को बोला जाएगा अब स्टैंडर्ड स्लैब बोला जाएगा। ये स्टैंडर्ड स्लैब बन गया आपके पास, ठीक है। और जो 28 वाला है, 28 वाले को लाया जाएगा किसके अंडर? 18 के अंदर। तो ये हमें समझ में आया कि जो 12% स्लैब में आती है उनको 5% में लाया जाएगा, जो 18 वाली हैं उनको भी 5 में लाया जाएगा, और जो 28 वाली हैं उनको किसके अंदर लाया जाएगा? 18 के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे इससे तो सरकार को नुकसान हो गया है ना, सरकार को नुकसान हो गया। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इससे जीएसटी कम होगा तो लोग और सामान खरीदेंगे, और सामान खरीदेंगे तो सरकार के पास फिर से पैसा जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर समझो एक और क्वेश्चन, अब कितने स्लैब बनेंगे? अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कौन से कितने स्लैब बनेंगे? अब एक होगा 5%, एक कौन सा होगा? 18%। क्लियर हो गया? ये 2 स्लैब होंगे। तो कहता है जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं ऑन जीएसटी रेट रैशनलाइज्ड हेड बाय सम्राट चौधरी, जो कि डिप्यूटी सीएम है बिहार के, उन्होंने गवर्नमेंट के इस प्रपोजल को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। अब 2 ही स्लैब होंगे, 5% और कौन से होंगे? 18%। कहता है 6 मेंबर गवर्नमेंट, ये जो आएगी आपके पास,
मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इसमें कौन कौन थे, तो उत्तर प्रदेश, ये आप पढ़ लेना, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है, किस किस के मंत्री थे ये आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। कहता है एग्जिस्टिंग कौन कौन से हैं, 5, 12, 18, 28, अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब समझो इसके अलावा एक कौन सा होगा 5, एक कौन सा होगा 18, अब एक और आएगा जिसका नाम होगा 40। 40 के अंदर लग्जरी गुड्स को रखा जाएगा, समझो बात को, 40 के अंदर किसको रखा जाएगा, लग्जरी गुड्स को, मतलब टोबैको सुना है आपने, वैसे टोबैको लग्जरी गुड नहीं है, पर टोबैको हो गया, ये तंबाकू वगैरह वगैरह, इन सब को 40% जीएसटी के अंदर डाल दिया जाएगा, मतलब लोगों का दारू वगैरह और ये तंबाकू वगैरह छूटने की बात होगी, ठीक है। यहाँ से अब इतना जीएसटी लगेगा तो क्या पता बंदा पिएगा तो जरूरी, पर फिर भी चलो हम इस वजह से कह सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको, तो पहले आपको यही सबसे पहले समझना था कि कितने स्लैब थे और कितना क्या क्या इसके अंदर आता था, ठीक है। अब आइए और अब समझते हैं किसको, जीएसटी के बारे में, ठीक है, ध्यान देते हैं। तो जीएसटी एक्ट आया था कब, तो आप याद रखेंगे 2016 में, और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, तो 101 अमेंडमेंट एक्ट था, तो पहले आपको ये क्लियर रखना है, ठीक है। दूसरी बात, जीएसटी कैसा टैक्स है, तो आपने याद रखना है इनडायरेक्ट है, याद रखना है इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसी को हम वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये वैल्यू एडेड टैक्स ग्रुप के अंदर जाता है, ये आपने क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा ये इंडिया में क्या लाना चाहता है, तो 1 नेशन, ठीक है, याद रखना है 1 टैक्सेशन की बात यहाँ पर ये करता है इंडिया के अंदर, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर क्लियर रखने हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसे कब लागू किया गया था, तो आप याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 को किसको लागू किया गया था, तो आप याद रखेंगे जीएसटी को लागू किया गया था, क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पर एक और सीखना है, ध्यान देना, एक और सीखना है, आर्टिकल्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो इस अमेंडमेंट से हुए थे, ठीक है, मतलब इस अमेंडमेंट की वजह से कुछ आर्टिकल्स को क्या किया गया था, यहाँ पर ऐड किया गया था, जिसमें सबसे पहला है आपके पास 246A, क्या नाम है इसका, 246A, तो आपने लिख लेना है वहां पर 246A कहता है बच्चे कि जो ये जीएसटी है, जीएसटी को बनाने की जो पावर है उसको आप कॉन्करेंट कह सकते हैं। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, 246 हो गया। उसके अलावा आप याद रखेंगे एक आएगा आर्टिकल नंबर, आर्टिकल आ जाएगा 269A, ठीक है, ये इंटर स्टेट ट्रेड के बारे में बात करता है, ठीक है। उसके अलावा एक आर्टिकल आ जाएगा 279A, क्या आ जाएगा आपके पास 279A, और याद रखना ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको पता है कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। विकसित भारत की तरफ जब हम बढ़ने की बात कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, इंडिया के अंदर तो शेड्यूल कास्ट वाले लोग भी हैं, शेड्यूल ट्राइबल लोग भी हैं। तो गौर करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, ध्यान देना कौन सा वाला मंत्रालय, तो आप याद रखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, याद रखना है आपने यहाँ पर, उन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, तो समझते हैं इसको। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है अभी, तो आप याद रखेंगे जुअल ओरम, क्या नाम है इनका, जुअल ओरम, ठीक है, देख लेना नाम यही है, जुअल ओरम, याद रखना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक स्कीम को लॉन्च करा है जिसका नाम क्या है, आदि कर्म योगी अभियान, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप प्रोग्राम है। क्या करना है इसके अंदर, करना है कि जो अपने पास ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको इतना पावरफुल बनाना है, उनको इतना कैपेबल बनाना है, मतलब उनके एरियाज में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बढ़ाना है, उनकी कैपेसिटी को बाहर निकालना है। उन्हें ये नहीं पता कि उनके अंदर कितनी कैपेसिटीज है, उनकी कैपेसिटीज को आके यहाँ पर निकालना है, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, समझो क्या हुआ। एक ना अभी अभी यूपीएससी वालों का एक सर्वे हुआ था, यूपीएससी वालों ने एक सर्वे लिया और उसमें पूछा कि कितने ट्राइबल लोग हैं, मतलब जो सीटें होती हैं एसटी वाली सीटें होती हैं यूपीएससी में, उनको भी यहाँ पर देखा गया और उनमें देखा गया कि अगर देखा जाए तो सबसे कम अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, मतलब जो एसटी वाली सीटें हैं वो काफ़ी लंबे समय से क्या हैं, खाली चल रही हैं, ठीक है। तो ये फिर उस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं, जब वो बेचारे वहाँ से उठकर नौकरी तक के लिए नहीं आ रहे तो फिर वो विकसित भारत तक कैसे पहुँचेंगे, ठीक।
ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है। कहता है ये जो इनिशिएटिव है ये किसका पार्ट है, गौर करो क्या नाम है, जनजातीय गौरव वर्ष। तो जो 2025 है उसको क्या अनाउंस किया गया है, जनजातीय गौरव वर्ष के नाम से उसको यहाँ पर अनाउंस किया गया है। क्लियर हो गया। और ध्यान रखना ये क्यों किया गया था, क्योंकि 150th एनिवर्सरी थी, ध्यान देना 150th एनिवर्सरी थी किसकी, बिरसा मुंडा। जिसको मॉडर्न पढ़ाई है वहां पर आपने बिरसा मुंडा का नाम जरूर सुना है, तो बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ पर बात की गई है। क्लियर हो गया। और इनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना है और भारत को विकसित भारत बनाने में मदद करनी है। क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं तो ये आप पढ़ लेंगे इसके साथ का, कितने कितने एरियाज में इसको लॉन्च करना है, क्या क्या करना है, ये सब आप पढ़ लेंगे, और कौन कौन सी बॉडीज इसके साथ यहाँ पर स्कीम के साथ इंप्लीमेंट करेंगी। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं इंडिया में अकॉर्डिंग टू, याद रखना इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है, जो 8.6% पॉपुलेशन है इंडिया की, वो कौन सी है बच्चे, तो आप याद रखेंगे वो कौन सी पॉपुलेशन है, वो एसटी पॉपुलेशन है। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। अब आप पूछेंगे हम एसटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपने याद रखना है जो भी आर्टिकल नंबर 342 में लिखा गया है डेफिनेशन, उस डेफिनेशन का मतलब उस डेफिनेशन में लिखा गया है किसके बारे में, एसटी के बारे में, ये आपने क्लियर रखना है। ठीक है, उसके अलावा एक नेशनल कमीशन बना हुआ है, ध्यान देंगे, नेशनल कमीशन बना हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, याद रखना है ये कमीशन बना हुआ है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कहाँ पे इसके बारे में मेंशन, आर्टिकल नंबर 338A में अंदर इसके बारे में लिखा गया है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। अगला क्या आता है आपके पास, ये वही वाला बिल है बेटा जो अभी हमने इनकम टैक्स वाली बात करी थी, इसको प्रेसिडेंट का क्या मिल गया, एसेंट मिल गया, जवाब मिल गया है। तो ये आप इसके साथ पढ़कर वाइंड अप कर लेंगे। जो हमने कौन सी न्यूज़ पढ़ी थी, इनकम टैक्स वाली, उसके साथ पढ़कर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलिए अगला आता है पैनल टू ड्राइव नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन किसकी बात हो रही है बेटा, आने वाले जो जनरेशन है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 हाई पावर्ड ग्रुप बनाए हैं ऑफ सेक्रेटरीज और टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी क्रैट, मतलब ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानते हैं, इकोनॉमिस्ट, और उनको चेयर कौन करेगा, राजीव गौबा पढ़ेंगे से या गौबा पढ़ेंगे, फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। पहला क्लियर हुआ। सेकंड कहता है दीज HP, ये जो हाई पावर्ड ग्रुप होंगे फॉर्म्ड आफ्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये कौन सी स्पीच के बाद बन रहे हैं, ये भी तो वही इंडिपेंडेंस वाली स्पीच के बाद। क्या करना है इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म लेकर आने हैं और फॉर्मेशन करना है उनके टास्क फोर्स का। तो सीधी बात है, फिर याद करो पिछले करंट अफेयर में पढ़ा है कि भारत को क्या बनाना है बेटा, विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत बनाने के लिए लोगों का कंट्रीब्यूशन सच में चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, अगला कहता है जो सेकंड वाला होगा, जो सेकंड इसके अंदर ग्रुप होगा, वो किसके ऊपर फोकस करेगा, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के अंदर यहाँ पर काम करेगा, ताकि इकोनॉमिक जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाया जा सके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर जोर दिया जाए। तो सीधी बात है कि विकसित भारत लेकर यहां पर आना है। क्या करना है हमें, यहां पर विकसित भारत को लेकर आना है। ठीक है, तो ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। कंपोजिशन जो न्यूली फॉर्म्ड ग्रुप होगा कंप्राइजेस द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट, DIPPT, कॉमर्स वगैरह वगैरह, ये पढ़ने वाली चीज़ें बेटा पढ़कर अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। और उस ग्रुप में कौन कौन लोग होंगे इसको पढ़कर आपने ख़त्म कर देना है। ठीक है, बस ये पढ़ना है बेटा, रीडिंग दे के छोड़ देना है, इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, बस रीडिंग दे के छोड़ देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन कौन सा आता है, इंटरनेशनल, और इसके बारे में पढ़कर समझ लेते हैं। ठीक है, आइए समझिए। नेपाल जो कि हमारा पड़ोसी देश है, आप सबको पता है नेपाल जो कि क्या है, हमारे पास पड़ोसी देश है। इसकी अगर हम बात करें तो ये बॉर्डर टच करता है उत्तराखंड, यूपी, याद रखना है आपने। उसके अलावा आ जाएगा आपके पास बिहार, उत्तराखंड, यूपी, बिहार आ जाएगा। बिहार से आप आगे बढ़ेंगे तो इधर सिक्किम भी आएगा, सिक्किम आएगा अपने पास, बिहार, हाँ यूपी बिहार, उसके बाद आपके पास आ जाएगा, हाँ एक वेस्ट बंगाल भी आता है छोटा सा, और उसके बाद आता है आपके पास सिक्किम। तो इनके साथ बॉर्डर टच
टच करता है और कितना किलोमीटर है, तो 1750 किलोमीटर का बॉर्डर हम नेपाल के साथ, 1750 नहीं है 51 है, 1751 किलोमीटर का बॉर्डर हम यहाँ पर टच करते हैं। क्लियर हो गया। और नेपाल और इंडिया का जो रिलेशन है वो ठीक ही है वैसे तो। अब गौर करते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो कहता है एक बीमारी है, बीमारी का नाम है रुबेला, जिसे खसरा कहा जाता है बेटा, ठीक है, आपने याद रखना है खसरा। और इस खसरे को ही कहा जाता है जर्मन मीजल कहते हैं। ये एक फैलने वाली बीमारी है जिसके अंदर एक इन्फेक्शन होता है, फीवर भी रहता है और बॉडी के ऊपर एक रेड कलर के रैशेज आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करिए। और ये बीमारी कहाँ पर ठीक हो चुकी है पूरी की पूरी, तो आप याद रखेंगे नेपाल में ये बीमारी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आपने याद रखना है नेपाल 6वीं कंट्री बन चुका है इन WHO सीयर आफ्टर भूटान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कोरिया, उसके बाद मालदीव, श्रीलंका, तिमोर लिस्ते, इनके बाद तो रुबेला खत्म हो चुका है। कहाँ पर, नेपाल में भी। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें WHO कब बना था, 7 अप्रैल 1948, याद रखेंगे। इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पर आते हैं, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और नेपाल और इंडिया की एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम है सूर्य किरण। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और याद करिए अभी हमने पढ़ा था कि नेपाल जो है वो, नेपाल हमारा पड़ोसी देश तो है ही है, साथ ही साथ आपको याद रखना है UPI हमारा वहां पर चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला करंट अफेयर। अगला कहता है जयशंकर ने विजिट करा है कहाँ पर, रशिया पे। आपको पता होगा जिस प्रकार से जो अपने पास ये है डोनाल्ड ट्रंप है, वो क्या करता रहता है, इंडिया के ऊपर करता क्या रहता है, इंडिया के ऊपर कर ही दिया है, इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाया है, ठीक है। पहले तो इम्पोर्ट का जो ये था उसके ऊपर पेनल्टी लगाता रहता था। पहले तो देखो, एक तो टैरिफ होता है, टैरिफ का मतलब होता है ट्रेड को रोकना। इस ट्रेड को रोकना नहीं, अगर मान लो मैं ऐसा कहूँ कि मेरी कंट्री में आपकी कंट्री से कोई सामान आ रहा है, तो जो सामान आ रहा है उसके ऊपर एक टोल टैक्स लगेगा, तो उसको आप टैरिफ कह सकते हैं, वो ईजी भाषा में हो गया। पर उस टैरिफ के ऊपर जब आप क्या लगा देते हैं, उसके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं, तो उसको सैंक्शन कह देते हैं। तो याद रखना क्या लगा दिया गया है, हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया है। ये सैंक्शन अभी का नहीं है, ठीक है, मतलब सैंक्शन तो अभी लगा है, पर ये सैंक्शन की जो जड़ है वो अभी की नहीं है, ये जड़ बड़ी पुरानी है। गौर से समझना इस बात को, ये जड़ बड़ी पुरानी है। जब से इंडिया मेक इन इंडिया के बारे में बात कर रहा है, जब से इंडिया का रिलेशन रशिया के साथ एक अच्छा रिलेशन हम शेयर करते हैं, तब से ये सब कुछ यहाँ पर चलता आ रहा है, ठीक है। तो अब इसी बीच में जब ये सब हमारा उनके साथ हुआ, डोनाल्ड मीनवाइल जो हमारे कौन है, एस जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, वो 3 दिन के लिए कहाँ पर गए हुए हैं, रशिया गए हुए हैं। उन्हें इनवाइट किया गया था डेनिस के द्वारा, जो कि फर्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर हैं कहाँ के, रशिया के, ठीक है। और वहाँ पे किसके साथ मिलेंगे, तो व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलेंगे। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। कहता है He co-chaired the 26th India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological और Cultural Cooperation के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो आप इसके साथ पढ़ लेंगे, मॉस्को में हुई है। और ये जो फाइनलाइज द प्रोग्राम इकोनॉमिक कॉपरेशन का जो ये काम है, वो कब तक चलेगा, 2030 तक। उसके बाद द अर्ली कंक्लूजन ऑफ द इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन FTA, कंसिस्टेंट बिजनेस एंगेजमेंट टू अचीव $, कितना अचीव किया जा सके, 100 बिलियन टारगेट यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो आप इसके साथ पढ़ेंगे और इसको यहाँ पर वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। बहुत इस तरीके की न्यूज़ है, बस कवर करने वाली है, हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगली वाली देखते हैं। ये आ गया आपके पास रशिया, और कौन से माउंटेन दिख रहे हैं आपको, यूराल माउंटेन, याद रखना। और क्या इसकी कैपिटल है रशिया की, मॉस्को, ये हमें यहाँ पर पता है, ठीक है। चलिए अगला कहता है AIBD 23rd जर्नल कॉन्फ्रेंस हुई है कहाँ पर, थाईलैंड में। और थाईलैंड पे कहाँ पर हुई है, फुकेट पे, याद रखना है, ठीक है। अब समझना इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि इंडिया अभी क्या है, अब क्या बनने जा रहा है, ये सब यहाँ पर बातें लिखी गई हैं, समझना। कहता है अभी पहले AIBD का
एक फाउंडर इंडिया भी है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का एक फाउंडिंग मेंबर हम भी हैं। तो याद रखना, हम एक फाउंडिंग मेंबर हो गए, प्लस हम अभी अभी इसकी क्या हेड कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रेसिडेंट है इस पर्टिकुलरली मीटिंग या ऑर्गेनाइजेशन के, ये आपने क्लियर रखना है। अब क्या हुआ है, और इससे पहले भी अब क्या हुआ है ये समझो। अब क्या हुआ है कि इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया है चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट बाय सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट। और ये कहां पर हो रही थी मीटिंग, 23rd मीटिंग कहां पर हो रही थी, फुकेट थाईलैंड में। क्या इससे पहले भी हम कभी चेयरमैन बने हैं? बिल्कुल बने हैं। तो इससे पहले हम चेयरमैन बने थे कब, 2016 में, याद रखना है। 23rd जो ये कॉन्फ्रेंस है, इसको चेयर कौन किसने करा है, गौरव द्विवेदी, जो सीईओ हैं किसके, प्रसार भारती के। क्या थीम है इसकी, मीडिया फॉर पीपल, मतलब आवाज की बात हुई है, ब्रॉडकास्टिंग की बात हुई है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, जब लोग बोल लेते हैं तो अपने अंदर की चीज़ों को ख़त्म कर लेते हैं, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। मतलब ये जो बॉडी है, ये बॉडी किसके साथ डील करती है, मास मीडिया और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ डील करती है, ये हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या कहता है समझो, ये आ गया आपके पास थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और किस किस के साथ बॉर्डर टच करता है ये आप इसके साथ देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं। कहता है AIBD बेस्ड इन कुआलालंपुर। तो AIBD के हेडक्वार्टर कहाँ पर हुए, कुआलालंपुर मलेशिया में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी, तो यूनेस्को, आपने याद रखना है। इसके अंदर अभी टोटल कितने मेंबर्स हैं, 92, बस इतना याद रखना है। और मैंने अभी आपको शुरू में क्लियर करा था कि इंडिया से फाउंडिंग मेंबर, इंडिया भी, मतलब इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग किसके पास है, तो आप याद रखेंगे अश्विनी वैष्णव के पास आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला कौन सा आता है अब आपके पास यहाँ पे, साइंस और टेक्नोलॉजी। इसके बारे में बात करके वाइंड अप करते हैं। आइए, कहता है इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कराए किसको, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो क्या बात है यहाँ पे, ये जो ऐसा कह सकते हैं हमारे पास 4 ऐसी बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं जिसका नाम है पृथ्वी, त्रिशूल है, नाग है, और कौन सा है, आकाश। ठीक है, और उसमें अब एक 5वीं मिसाइल याद रखना है, क्या नाम आया इसका, अग्नि 5 नाम आता है। इसका टेस्ट रेंज कहाँ पर हुआ है, चंडीपुर उड़ीसा में। ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट किया गया द स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड अंडर द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, वैलिडेटेड ऑल ऑपरेशन और टेक्निकल पैरामीटर्स। अग्नि मिसाइल इज अ फैमिली ऑफ मीडियम टू, ध्यान रखना, मीडियम से इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। गौर करो, ये सरफेस टू सरफेस क्या है आपके पास मिसाइल है, जिसको ग्राउंड में शिप या सबमरीन पर लगाकर दुश्मन को खत्म किया जा सकता है। याद रखना है आपने, क्या खत्म किया जा सकता है, दुश्मन को खत्म किया जा सकता है। ये लॉन्ग रेंज है, न्यूक्लियर कैपेबल है, मतलब इस मिसाइल के अंदर हम न्यूक्लियर लेकर जा सकते हैं, और ये सरफेस टू सरफेस है, मैंने अभी आपको यहां पर बता दिया। कहता है द फर्स्ट मिशन इन द सीरीज अग्नि 1 was developed under the integrated guided missile development program, जिसका टेस्ट 1989 में किया गया था। अब ये सब की रेंज बताई गई है, और इसकी जो रेंज है वो है 5000 किलोमीटर। तो अब आप सोचो 5000 किलोमीटर तक के दुश्मन को खत्म करने की पावर रखता है कौन, ये पर्टिकुलरली मिसाइल। क्लियर हो गया। अगला कहता है इंडिया 8वीं कंट्री बन चुकी है जिसके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी आ चुकी है। यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, इजराइल, नॉर्थ कोरिया के बाद। तो ये आपने क्लियर रखना है। ठीक है, और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कितनी है ये मैंने आपको बता दिया, रेंज कितनी है 5000, और न्यूक्लियर कैपेबल भी हमें ये देखने को मिलती है। तो कितनी कैपेबल है, 1.5 टन। ठीक है, उसके बाद कहता है इसके अंदर भी 3 स्टेज प्रोपल्शन है, मैंने आपको बताया हुआ है, फ्यूल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, और इसको मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी के अंदर बनाया गया है। लेजर टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, और ये माइक्रो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से भी सपोर्टेड है। मतलब सीधे सीधे कह लो कि दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी है ये मिसाइल। ठीक है, याद रखना। और जैसे ही हमने इसका टेस्ट करा तो पाकिस्तान
के पेट में दर्द शुरू हो गई थी, या आपने याद रखना है। तो DRDO ने टेस्ट करा है अग्नि 5 मिसाइल को विद MIRV टेक्नोलॉजी अंडर द मिशन दिव्य शास्त्र, याद रखना है। और MIRV पेलोड अलाउ सिंगल मिसाइल। अब देखो बेटा नाम क्या है MIRV, तो मतलब मल्टीपल वॉर हेड होंगे, आगे बहुत सारे वॉर हेड लगे होंगे, बहुत सारे, मतलब अगर समझ लो कि दुश्मन के पास गई और उनके अलग अलग टारगेट्स हैं तो उनको भी हिट करके उनको नष्ट करने की पावर रखती है कौन, ये MIRV टेक्नोलॉजी। ठीक है, DRDO कब बना था, 1958। हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली। और कौन है इसके चेयरमैन, डॉक्टर समीर V कामत। ठीक है, चलिए आगे अगला वाला। नासा और IBM ने क्रिएट करा है सूर्य एडवांस AI टू प्रेडिक्ट सोलर स्टॉर्म्स। ठीक है, समझो पहले सोलर स्टॉर्म्स क्या होते हैं। कुछ याद है, वोएजर गया था, हमने करंट अफेयर में पढ़ा था, वोएजर गया था और उसने एक दीवार बताई थी, कुछ याद करो, सोलर विंड करके एक दीवार बताई थी उसने, अगर आपको याद होगा तो। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। देखो बेटा सोलर स्टॉर्म्स क्या होते हैं, पहले तो इस पॉइंट को समझोगे तो न्यूज समझ में आ जाएगी। ठीक है, सोलर स्टॉर्म्स क्या होते हैं। तो सोलर स्टॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ये सन से निकलने वाला एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, ऐसे समझो, सन से निकलने वाला एक मैसिव ब्लास्ट होता है। ये एनर्जी होती है जो सन से निकलती है और ये कई बार अर्थ तक पहुंच जाती है। ठीक है, और सन के ऊपर, मतलब आप ऐसे समझ लो कि सन के ऊपर क्या होता है, मल्टीपल ब्लास्ट होते रहते हैं। ठीक है, सन पे एक मल्टीपल ब्लास्ट होते हैं। कहता है जिसे हम क्या कह देते हैं, जिसे हम सोलर फ्लेयर्स भी कहते हैं। और माना जाता है कि बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। ठीक है, याद रखना, जैसे ही सोलर फ्लेयर होता है तो बहुत सारे क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स कहाँ की तरफ बढ़ने लगते हैं, अर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अर्थ के पास वैसे तो एक मैग्नेटिक स्टॉर्म होता है, पर कई बार वो उसको नहीं प्रोटेक्ट कर पाता है। और अच्छा, अगर ये सोलर स्टॉर्म्स अर्थ पे आ गए तो अर्थ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहला बेटा, जो अर्थ का जो आउटर एटमॉस्फेयर है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो ये आपको क्लियर रखना है। तो अब समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंट्रोड्यूस करा है सूर्या हेलियोफिजिक्स फाउंडेशनल मॉडल सूर्या इन एडवांस AI सिस्टम है, जो कि क्या बताएगा, फॉरकास्ट करेगा स्पेस का वेदर। और किसके बारे में बात करेगा, जो सन से निकलने वाली स्टॉर्म्स हैं उनके बारे में बात करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, किसके साथ कोलैबोरेट करके बनाया, देख लेंगे। द डिजाइन ऑफ सूर्य इज बिल्ट ऑन द सक्सेस ऑफ नासाज सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी, जिसको लॉन्च किया गया था 2010 में। SDO has provided an unbroken high resolution record of the sun around 15 years, मतलब उनकी इमेजेस को लाने का काम करता रहा है ये SDO। ठीक है, और अब इसी के साथ AI टूल को ऐड कर दिया गया। It was trained on 9 years to continuous observation from SDO। तो ये आज की कोई वो नहीं है, इसको बहुत पहले से क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, जब हम सन की बात करते हैं बेटा तो आप सबको क्लियर रखना है, 4 लेयर्स आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सन की कितनी लेयर्स होती हैं तो आपने याद रखना है, 4 लेयर्स हमें यहाँ पर समझनी है। ठीक है, 4 लेयर में से जो सबसे पहली लेयर होती है, ठीक है ध्यान रखना है, जो सबसे पहली लेयर होती है उसे कहा जाता है बच्चे कोर। सेकंड वाली का नाम होता है कोरोना। क्या नाम होता है सेकंड वाली का, कोरोना। और कोरोना के बाद जो थर्ड आती है दैट इज क्रोमोस्फेयर। क्या नाम होता है इसका, क्रोमोस्फेयर, याद रखेंगे। और जो लास्ट होती है वो होती है फोटोस्फेयर। और याद रखना, जो हमें पृथ्वी से दिखती है दैट इज फोटोस्फेयर, याद रखेंगे। ठीक है, और एक आपको सर ने ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा अरोरा लाइट्स के बारे में, तो अरोरा बोरियालिस याद होगा अगर आपको तो, और एक आता है अरोरा ऑस्ट्रियालिस अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, जो ये चार्ज पार्टिकल्स आ रहे होते हैं सन से, और ये अर्थ है अगर, तो अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, पर फिर भी इन पोलर एरियाज में ये लाइट चमकती हैं, जिनको अरोरा ऑस्ट्रियालिस और अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है,
अगला वाला, अगला कौन सा आता है, बैंकिंग और इकोनॉमी, इसको भी पढ़कर वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। आइए, बैंकिंग और इकोनॉमी क्या कहता है समझो। आपको याद है अग्निवीर प्रोजेक्ट आया था, अग्निवीर के अंदर हमारे सैनिकों को नौकरी दी गई, आर्मी के अंदर भर्ती की बात की गई थी, ठीक है। और याद करो कितने सालों के लिए उनको बोला गया था, तो 4 साल तक के लिए, और बड़ा सारा दंगा दुंगा हुआ था, लोग आर्मी की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब ये सब चल रहा था मीनवाइल, ठीक है। गौर करो बेटा, उसी टाइम पीरियड पे बहुत, मतलब जो ये सरकार है, मोदी सरकार है, इसने बड़ी बात करी थी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम आपके लिए फलानी चीज लेकर आएंगे, फलाना लेकर आएंगे। अब उसी के अंदर एक चीज हुई है, उसको पढ़ते हैं। कहता है अग्निपथ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम एक सेंट्रल प्रोग्राम स्कीम था जिसको लॉन्च किया गया था 2022 में। ये एक रिक्रूटमेंट सिस्टम था, इंडियन यूथ को किसमें जोड़ना, आर्म्ड फोर्सेस के साथ, कितने सालों के लिए, 4 साल। और द यूथ सिलेक्टेड अंडर दिस स्कीम, उसको क्या बोला जाएगा, अग्निवीर बोला जाएगा। पहले ये क्लियर हुआ। अब आओ न्यूज में और न्यूज के साथ बात करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, 4 साल के अंदर अगर हम गौर करें तो उनके बेचारों की क्या ही सेविंग हो पाई होगी, ठीक है। जितनी भी सेविंग हो पाई होगी, क्या वो उस सेविंग से कुछ और चीज कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो एसबीआई ने क्या करा है, एक पर्सनल लोन देने की बात करी है, किसको, तो आप ऐसा कहेंगे एसबीआई ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, किसको, अग्निवीर्स को। एसबीआई अब पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगा 1 लाख से 4 लाख तक का, और याद रखना इसके लिए उन सोल्जर्स को किसी भी प्रकार की कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। मतलब सीधी सीधी बात है, हम क्या करने की बात कर रहे हैं, हम उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार रीड कर लेंगे और वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। तो ये पढ़कर आप वाइंड अप कर लेंगे, क्लियर हो गया। चलिए अगला वाला कहता है एसबीआई की यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ा ही है, घटेगा नहीं, ठीक है। जैसे जैसे हम कैश से कैशलेस पे जा रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा ही। कहता है एसबीआई इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक डेटा को रिलीज करा है जिसका नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन, याद रखना है। कहता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू की अगर हम बात करें, एवरेज डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन कितने करोड़ है, गौर करो, 75743 करोड़, याद रखना है। और जुलाई तक ये कितनी पहुंच गई है, 80919 करोड़, याद रखना है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो 127 मिलियन से कितना हो चुका है, 675 मिलियन, ये आपने याद रखना है। कहता है महाराष्ट्र इसमें टॉप कर रहा है, सेकेंड नंबर पे कर्नाटका है और तीसरे नंबर पे यूपी हमें देखने को यहां पर मिलता है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे इसी के साथ का कहता है महाराष्ट्र यहाँ पर टॉप ही कर रहा है, मैंने आपको बता दिया, कर्नाटका है, फिर यूपी आप यहाँ पर देखेंगे। एज पर द रिपोर्ट एसबीआई emerged एज द टॉप रेमिटर बैंक विथ 5.2 बिलियन ट्रांजैक्शन विच इज 3 टाइम हायर देन एचडीएफसी लिमिटेड। तो सबसे ज्यादा बैंक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला कौन हुआ, एसबीआई। सेकंड नंबर पे कौन हुआ, एचडीएफसी। और यस बैंक क्या बना है, लीडिंग बेनिफिशियरी बैंक बन चुका है, ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अगले वाले पे, अगला बैंकिंग सिस्टम में भी फ्रॉड होता है, सबको पता है, ठीक है। आइए बात करते हैं, समझते हैं, सुनो जरा सा, ठीक है। पहले इस लाइन को पढ़ना। कहता है आरबीआई ने क्या बोला बेटा, आरबीआई ने क्या करा, अब समझो, देखो जैसे समझो, अगर हम कभी कभार देखते हैं हमें कई बारी फ्रॉड एसएमएस आते हैं, अगर आपने गौर करा होगा तो हमें क्या आते हैं, कई बारी फ्रॉड एसएमएस आते हैं, फ्रॉड मेल्स आती हैं, किसके नाम पर, बैंक के नाम पर। और उस बैंक के एंड में लिखा होता है ऐसे समझ लो SBI.in इस तरीके से लिखा होता है, या SBI कुछ भी आगे डॉट कुछ कर कर लिखा होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो मेल SBI से आई भी है या नहीं आई है, तो ये तो हम पता ही नहीं कर सकते यहाँ पर। तो क्या किया गया है, समझो इस बात को, क्लियर हो गया। मतलब हम नहीं समझ सकते ना कि वो कहाँ से हमारे पास आया। अगर मान लो HTTPS PNBbank.in ना कर कर कुछ लिख दिया हो, .com लिख दिया हो, कुछ और लिख दिया हो, तो हम तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि मतलब वो सच में बैंक से हमारे लिए कुछ आया या कहीं और से आया हुआ है। तो क्या प्रॉब्लम थी, समझो इस बात को, समझते हैं। कहता है आरबीआई ने डायरेक्शन दिया कि जो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट और रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी है वो एक डोमेन को संभालेगा। अब ये डोमेन क्या है, डोमेन मतलब उनका आखिरी का जो ये वर्ड दिख रहा है आपको, जो आखिरी की लाइन दिख रही है, इसको डोमेन कहा जा रहा है, ठीक है। समझो क्या है। कहता है
आरबीआई ने क्या कहा, सारे बैंकों को अब अपने नाम के आगे, मतलब इस तरीके से लिखते हुए एसबीआई, फिर आगे क्या होना चाहिए, .बैंक.इन, ये होना चाहिए, मैंडेटरी है। कहता है पीएनबी इंडिया का जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो क्या बना है, तो आप याद रखेंगे वो इंडिया का पहला पीएसबी बन गया है, जिसका पहले वेबसाइट का नाम क्या था, www.pnb.bank.co.in। अब वो क्या बना है, यहाँ पे बैंकिंग डोमेन को अपनाने वाला, मतलब आरबीआई की बात को सबसे पहले मानने वाला कौन हुआ, पीएनबी हुआ है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, क्या होता था बेटा यहाँ पर, तो इससे क्या होगा यहाँ पर, इससे जो है वो फ्रॉड कम होंगे और लोगों को सही और गलत पहचानने में यहाँ पर मदद मिलेगी। कहता है ये जो मूव है इसको अलाइन किया गया आरबीआई सर्कुलर ऑन माइग्रेशन टू बैंक.इन डोमेन, और ये कब इशू हुआ था, तो अप्रैल 2025 में। ठीक है, कहता है क्या कम करना है, फ्रॉड कम करना है, डिजिटल पेमेंट में साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को क्या करना है, कम करना है। उसके बाद मलेशियस एक्टिविटीज होती हैं, फिशिंग का मतलब हो गया जो मेल्स आती हैं, मैंने अभी आपको बताया ना, जो मेल्स आ जाती हैं हमारे पास, ईमेल आ गया, फ्रॉड मैसेजेस आ गए, उनको भी यहाँ पर क्या करना है, रोकना है। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा आता है, इंडेक्स और रैंकिंग वाला। टॉप 500 जो है वो क्या निकाले गए हैं, ग्लोबल ब्रांड की लिस्ट आ चुकी है। इसके अंदर सबसे टॉप करने वाला कौन है, माइक्रोसॉफ्ट, याद रखना है आपने। सेकंड नंबर पे कौन आता है आपके पास यहाँ पे, तो सेकंड नंबर पे निविदिया। थर्ड नंबर पे कौन आता है, एप्पल। फोर्थ पे कौन है, अमेजॉन। और गूगल का रैंक है फिफ्थ। तो इसको आप पढ़कर वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले वाले पे। अगला वाला क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, आइए। अगला वाला कहता है स्पोर्ट्स का सेक्शन, स्पोर्ट्स को वाइंड अप करते हैं। आइए, सबसे पहला कहता है यहाँ पर चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 हुआ है। कहाँ पर हुआ था, चेन्नई कहाँ पर आता है, तमिलनाडु में। कौन जीते हैं, तो आप याद रखेंगे विंसेंट कैमर। कौन है ये, तो ये जर्मनी के ग्रैंड मास्टर हैं, याद रखना। और ये फर्स्ट सोल चैंपियन बन चुके हैं इस टूर्नामेंट के, याद रखना है। अनीश का क्या रैंक है यहाँ पे, सेकंड। और अर्जुन का क्या रैंक है, थर्ड, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला वाला ग्रैंड प्रिक्स वाला आप पढ़ लेंगे, जो कार रेसिंग होती है, इसको आप पढ़कर वाइंड अप कर लेंगे। अगला आता है ITTF। अगर इसका फुल फॉर्म देखिए तो इंटरनेशनल पैरा टेबल टेनिस की बात हुई है। तो पैरा आप सबको पता है, विकलांग लोगों के लिए चलने वाला इवेंट, आप ऐसा कह सकते हैं, गेम्स होती हैं। तो कहता है मिस भवीना पटेल क्या करना है, उन्होंने क्या करा है यहाँ पे, टॉप करा है, याद रखेंगे। और उन्होंने कितने मेडल लिए यहाँ पर, मेडल जो है विन टॉप मेडल्स एट 2 प्रेस्टिजियस। अब ये 2 इवेंट हुए हैं, उनकी बात हो रही है। तो पहले वाले में वो सिल्वर लेकर आई हैं वुमेन सिंगल क्लास 4-5 कैटेगरी में। और उसके अलावा शी क्लिंच द गोल्ड मेडल किसमें, पैरा एलीट इवेंट इन द सेम कैटेगरी। ठीक है, कहता है विद दिस सक्सेसिव परफॉर्मेंस पटेल रोज टू द नंबर 1 वर्ल्ड रैंकिंग इन द वुमेन्स सिंगल क्लास 1 to 5 कैटेगरी। ठीक है, चलो अगले वाले पे। अगला आता है 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। गौर करना, इसके अंदर क्या किया गया है बेटा, तो आप ऐसे समझेंगे इसको कि इसके अंदर क्या लाने की कोशिश की गई है कि जितने भी बच्चे हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको किसके साथ जोड़ना है, उनको एस्ट्रोनॉमी के साथ यहाँ पर जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना है, एस्ट्रोनॉमी के साथ जोड़ना है। तो 18th एडिशन हुआ और एक ये एनुअल कॉम्पिटिशन है जो कहाँ पर हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में, याद रखना। और इससे पहले ये कहाँ पर हो चुका है, तो याद रखेंगे भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ पर आता है, तो आपने याद रखना है उड़ीसा में। तो एक इसका इवेंट कहाँ पर हो चुका है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 2016 में। और उसके बाद अब कब हुआ, 2025 में मुंबई में। कहता है कितने स्टूडेंट आए थे यहाँ पे, 300 स्टूडेंट थे। और कितनी कंट्रीज से थे, 64। इंडिया कितने मेडल लेकर आया, 4 गोल्ड 1 सिल्वर। आरुष मिश्रा सॉरी, उसके बाद है बनीबरता माजी, पानिनी और अक्षत श्रीवास्तव, ये सब क्या लेकर आए हैं, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला आता है सुमंत गुप्ता, ये क्या लेकर आए हैं, सिल्वर। ड्यूरिंग द IOAA बोर्ड मीटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 64 कंट्रीज ने ये वोट करा था कि इजराइल को अभी इसके अंदर ऐड नहीं किया जाएगा। आपको पता है इजराइल के साथ क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो इसको यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा आता है, अवार्ड्स का सेक्शन। अवार्ड कहता है मिस यूनिवर्स इंडिया हुआ है, फर्क है,
मिस यूनिवर्स क्या हुआ है बेटा, ये इंडिया हुआ है, याद रखना। और जो असली वाला मिस यूनिवर्स जो इवेंट होने वाला है 74th वाला, वो कहां पर होगा, थाईलैंड में होगा, याद रखना। जो मिस यूनिवर्स इंडिया हुआ उसमें टॉप किसने करा है, तो मानिका विश्वकर्मा, जो कि गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करती हैं, उन्होंने यहाँ पर टॉप करा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कौन आती हैं, तान्या शर्मा। फर्स्ट रनर अप कौन आती हैं, तान्या। सेकंड कौन आती है, महक ढींगरा, याद रखेंगे। फर्स्ट मिस यूनिवर्स कौन आती हैं, तो याद रखेंगे सुष्मिता सेन, ठीक है। और वो कब बनी थी, तो आप याद रखेंगे 1994 में। ये मिस यूनिवर्स हो गई, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट मिस वर्ल्ड पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा रीटा फारिया। क्या नाम होगा इसका आपके पास, रीटा फारिया, याद रखना है 1966 में, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले वाले पे अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है, PFA अवार्ड। PFA मतलब हो गया आपके पास यहाँ पे प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन अवार्ड दिए गए हैं। तो पहला क्या नाम लिखा है आपके पास, लिवरपूल। अब देखो लिवरपूल एक्चुअली में किसका नाम है, तो आप याद रखेंगे फुटबॉल क्लब का नाम है, याद रखना है, ठीक है। तो क्या नाम है इनका, मोहम्मद सलाह, इजिप्ट से बिलोंग करते हैं। इनको प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अगला कहता है ही हैज बिकम द फर्स्ट एवर प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, और एज वेल एज पहले इजिप्शियन बने हैं जिनको इस प्रकार का टाइटल तीसरी बार मिल चुका है। पहली बार 18 में, फिर 22 में, फिर 2025 में। वुमेन कैटेगरी में किसको गया है, तो आप याद रखेंगे मैरियोना केलेंडिटी, और ये भी किसका नाम है, तो फुटबॉल क्लब का नाम है, याद रखना। उसके बाद है द ऑफिशियल सेरेमनी कहाँ पर हुई है, ये यूके में। ये आपको सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि सेरेमनी कहाँ पर हुई थी, तो आप याद रखेंगे यूके में ये इवेंट यहाँ पर हुआ था, याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगला अगर हम बात करें, ये सब जो आपके पास लिखा है मैनचेस्टर सिटी हो गया, उसके बाद एस्टन विला हो गया, ये सब किसके नाम है बेटा, ये फुटबॉल क्लब के नाम है, और इसके साथ आपने ये नाम पढ़कर वाइंड अप कर लेने हैं, ठीक है। चलिए अगले वाले पे अगला सेक्शन आता है आपके पास कौन सा, इंपॉर्टेंट डेज, और डेज के बारे में बात करना शुरू करते हैं। पहला आता है बच्चे आपके पास वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। पहला डे कौन सा आता है आपके पास, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। और ये ह्यूमैनिटेरियन मतलब हो गया एक, आप ऐसा कह सकते हैं इंसानियत दिवस कह सकते हैं। ये क्यों मनाया जाता है, कहता है इंक्लूडिंग दोज किल्ड और इंजर्ड वाइल हेल्पिंग द मोस्ट वल्नरेबल, ऐसे लोग जो दूसरों को बचाते बचाते खुद भी मर गए, इस तरीके से बोला गया है। थीम क्या थी इसकी, तो आप याद रखेंगे स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी और एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करना है। कहता है 19 अगस्त ही, क्यों, क्योंकि 19 अगस्त 2023 को याद रखना है सुसाइड ट्रक बॉम्बिंग टारगेटेड द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर कैनल होटल इन बगदाद, और किलिंग कितने लोग मरे थे यहाँ पे, 22 पीपल, और एक यूएन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी थे मेलो करके, उनकी भी वहां पर डेथ हो गई थी। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अगले वाले पे अगला आता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। कब मनाते हैं, 19 अगस्त को। थीम पढ़ना है माय फेवरेट फोटो, और द डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज अ ट्रिब्यूट टू द इन्वेंशन ऑफ डायगोरेटाइप, द फर्स्ट प्रैक्टिकल फोटोग्राफिक प्रोसेस। तो ये फोटोग्राफी जो आज हम देख रहे हैं उसका जो एवोल्यूशन है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। वर्ड फोटोग्राफी का मतलब होता है ड्राइंग विद लाइट, और याद रखना ये टर्म किसने दी थी, साइंटिस्ट सर जॉन हर्शल ने दी थी। अगला वाला सद्भावना दिवस, ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, तो आप याद रखेंगे राजीव गांधी की, याद रखना है, ठीक है। और उनकी हत्या हुई थी 21 मई को, याद रखो। और 21 मई को हम मनाते हैं नेशनल, ध्यान देना, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। क्या मनाते हैं उनमें, तो नेशनल एंटी टेररिज्म यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो एक आ गया नेशनल टेररिज्म एंटी टेररिज्म डे 21 मई, और उनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं हम सद्भावना दिवस, ठीक है। याद रखना 94 में वो क्या बने, प्राइम मिनिस्टर, और सबसे यंगेस्ट पीएम थे, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। क्या थे ये, यंगेस्ट प्रधानमंत्री थे, याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर क्या क्लियर रखेंगे, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, राजीव गांधी की बात कर रहे हैं, तो इनको फादर ऑफ
क्या कहा जाता है, IT भी कहा जाता है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड का फादर भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना इनको 1991 में ही क्या दिया गया है, तो आपने क्लियर रखना है, भारत रत्न दिया गया है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला आता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे। मॉस्किटो डे 20 अगस्त को मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि क्या डिस्कवर किया था रोनाल्ड रॉस ने 1897 को, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को क्या किया था, यहाँ पर डिस्कवर करा था, और उनसे ट्रांसमिट होता है मलेरिया, किसको? ह्यूमंस को, याद रखना है। इसके साथ साथ उन्होंने मलेरिया पैरासाइट को भी देखा था, जो किसके स्टमक में मिलता है, एनोफिलीज के स्टमक के अंदर मिलता है। और कहाँ किया था ये सारा काम? सिकंदराबाद, इंडिया, तेलंगाना में किया गया था, और इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है मेडिसिन की फील्ड में, ठीक है। तो याद रखना है। और मलेरिया से क्या क्या बीमारियां होती हैं, सॉरी मलेरिया से नहीं, मॉस्किटो से क्या क्या बीमारियां होती हैं, तो आप याद रखेंगे, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जीका वायरस आ जाएगा, येलो फीवर, ये सब किससे होता है, तो आप याद रखेंगे ये सब किससे होता है आपके पास, याद रखेंगे मॉस्किटो से, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला सीनियर सिटीजन डे, बड़े इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी के अंदर यही लोग क्या लेकर आए हैं, जो आज हमें मिल रहा है, वो यही सब लेकर आए। तो 21 अगस्त को ये मनाया जाता है, एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर, ठीक है। अगला आता है इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन। ये स्लेव ट्रेड हमने कभी नहीं करा, पर अंग्रेजों ने जरूर करा है, ठीक है। तो याद रखना है क्या था यहाँ पे, ये देखो क्या लिखा है, कहता है ऑन द नाइट ऑफ 23 अगस्त 1791 कुछ लोगों ने अपने आप को लिबरेट करा, और ये कौन थे, तो याद रखना है पीपल इन सेंट डोमिनिगो, मतलब आज इसका नाम हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक है। और किसके खिलाफ आवाज उठाई थी इन्होंने? फ्रेंच। तो आपको याद है जितनी भी ये कंट्रीज आई थी, इन्होंने सबको अपनी कॉलोनी बनाया था, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर मनाया गया है। अगला आता है नेशनल स्पेस डे। सबको पता है चंद्रयान 3 हमने क्या करा था, लॉन्च करा था 23 अगस्त 2023 को, लॉन्च नहीं करा था, सक्सेसफुल हुआ था, और कहाँ तक पहुँच गया था, अपने मिशन पर पहुँच चुका था। चंद्रयान मतलब मून पे पहुँचने वाला, और सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रज्ञान रोवर, तो आपने याद रखना है। थीम क्या है इसकी? आर्यभट्ट, कुछ याद होगा तो आर्यभट्ट इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट है, ध्यान रखो। कौन सी आती है आपके पास? ये इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट है, जिसको 1975 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और गगनयान वो मिशन है जो अभी 2025 में जाना है, याद अगर आपको होगा तो। क्लियर हो गया सबके पास? इसके साथ क्या कहता है, ये थीम हो गई। उसके बाद कहता है अच्छा स्पेस पे जाने वाला इंडिया से पहला आदमी, तो याद करो 1984 कौन गए थे? राकेश शर्मा। और किसके साथ गए थे? तो याद रखना है USSR, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चंद्रयान 1 कब का है, तो आप मेंशन कर लेंगे चंद्रयान 1 कब का है, तो आप ऐड करेंगे 2008। और उसके बाद चंद्रयान 2 कब का है? 2019। और जो अपने पास चंद्रयान 3 है वो कब का है? 2023 का, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और थीम पढ़ के जानी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला कहता है ऑबिचरी। ऑबिचरी किसकी हुई है बेटा? तो एक लॉर्ड स्वराज पॉल है, ये पंजाब के पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी डेथ हो चुकी है। ये इंडियन ओरिजिन थे पर यूके में रहते थे, याद रखना है आपने। और उम्र क्या थी इनकी यहाँ पर? 49। और 18 फरवरी 1931 को इनका जन्म हुआ था। इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है। आपको कई बार मैं क्लासेस में करा चुकी हूँ कि इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स में सबसे पहले नाम किसका आएगा? सबसे पहले नाम आएगा भारत रत्न। सेकेंड नाम किसका आएगा आपके पास यहाँ पर? तो आप याद रखेंगे पद्म विभूषण। फिर किसका नाम आता है? पद्म भूषण। और फिर किसका नाम आता है? पद्म श्री का नाम आता है, ठीक है। और इन्होंने क्या फाउंड करा है बच्चे? तो अंबिका पॉल फाउंडेशन, जो कि औरतों के, बच्चों के वेलफेयर, उनकी हेल्थ और उनके एजुकेशन से डील करता है, ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।